पिछले चैप्टर में हमने वाष्पोत्सर्जन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है बाह्य कारक और दूसरे हैं आंतरिक कारक। तो पहले हम सभी बाह्य कारकों के बारे में जानेंगे कि वो वाष्पोत्सर्जन की दर को कैसे प्रभावित करते हैं। चलिए, तो ये सूची है बाह्य कारकों की। पहले हम समझ लेते हैं। मैं आपको समय दूंगा इसको उतारने के लिए, लेकिन अभी सिर्फ आप समझने पे ध्यान दीजिए। बाह्य कारक में पहला है वायु की आर्द्रता, या जिसको सामान्य भाषा में नमी कहते हैं। वायु में अगर आर्द्रता अधिक होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी, और यदि वायु में नमी कम है, शुष्कता अधिक है, तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। दूसरा कारक है तापक्रम। ताप के बढ़ने पर सामान्यतः क्या होता है कि ताप के बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तापमान के बढ़ने पर पर्णरंध्र में जो वाष्प दाब है वो बढ़ जाता है। इस कारण से वाष्प जो है वो वातावरण में विसरित कर दी जाती है। तो तापमान के बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। तीसरा कारक है प्रकाश। हम सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए प्रकाश आवश्यक होता है, जिसके लिए पत्तियों के रंध्र का खुला होना आवश्यक है। तो दिन में प्रकाश की उपस्थिति में पर्णरंध्र खुले होते हैं, जबकि अगर प्रकाश अनुपस्थित हो या अंधकार हो तो पर्णरंध्र बंद हो जाते हैं। तो सीधी सी बात है, प्रकाश होगा तो वाष्पोत्सर्जन होगा, प्रकाश नहीं होगा, अंधकार होगा तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। हालांकि आगे आप प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ोगे, कुछ विशेष प्रकार के पर्णरंध्र होते हैं जो रात्रि में खुले रहते हैं और दिन में बंद रहते हैं, जिनको तिमिर सक्रिय पर्णरंध्र कहते हैं। और ऐसे जो रंध्र हैं वो मरुद्भिद पादपों में पाए जाते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह में। चलिए, अगला कारक है वायु का प्रवाह। वायु का प्रवाह जितना अधिक होगा, वाष्पोत्सर्जन की दर उतनी ही अधिक होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तेज वायु प्रवाह जो है वो पर्णरंध्र के बाहर की जो नमी युक्त हवा है उसके स्थान पर शुष्क हवा को भेजती है, और शुष्कता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। चलिए, अगला कारक है जल संभरण। ये क्या है, पहले इसको समझिए। जल संभरण, जल संभरण यानी हम जानते हैं कि जड़ें जो है वो मिट्टी से जल का अवशोषण करती है। तो यदि मृदा से जल अवशोषण की मात्रा बढ़ जाए तो पादप में जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको जल संभरण कहते हैं, यानी पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो जब कभी भी वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है, जल अवशोषण की दर अधिक होती है, तो जल का आधिक्य हो जाता है। तो ये जल का अवशोषण जो है मृदा से, वो किन कारकों पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है मिट्टी के ही कुछ कारक हैं ऐसे, जैसे मिट्टी का तापमान कैसा है, पीएच कैसी है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा, वातन कैसा है। उन सब कारकों पर मृदा से जल का अवशोषण निर्भर करता है। ठीक है, तो जल अवशोषण की दर अधिक होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर को भी बढ़ाना पड़ेगा, और जल अवशोषण की दर कम होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी उसी अनुपात में कम होगी। अगला कारक है वायुमंडलीय दाब। हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाते हैं, वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है। वायुमंडलीय दाब कम होने से गैसें विरल होती है और ऊपर की ओर उड़ जाती है। इस कारण से वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ जाती है। तो जैसे पहाड़ों पर जो पेड़ पाए जाते हैं या वनस्पति पाई जाती है, उनमें विशेष करके वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। यही कारण है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में वनस्पति पाई जाती है वो मरुद्भिद लक्षणों को प्रकट करती है। चलिए, अगला कारक है फुहारना या बुरकना। ये क्या होता है? स्प्रे एंड डस्टिंग। जो किसान है वो आजकल आपने देखा होगा, कुछ उर्वरक है या कीटनाशक है, उनका या तो स्प्रे करते हैं या ऊपर पाउडर की डस्ट डालते हैं। तो ये सभी रसायन कहीं ना कहीं वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करते हैं। जैसे आपने एक फेमस एंटी फंगल कंपाउंड का नाम सुना होगा, बॉडीऑक्स मिक्सचर। ये क्या करता है कि बॉडीऑक्स मिक्सचर जो है पत्ती के ऊपर एक परत बना देता है,
आवरण बना देता है, जिससे पर्णरंध्र जो है वो ढक जाते हैं और वाष्पोत्सर्जन की दर जो है वो कम हो जाती है। और बॉडी ऑक्स मिक्सचर पत्ती के तापमान को भी प्रभावित करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो बाहरी रसायन है वो भी वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करते हैं। तो आप एक बार इन सभी बाह्य कारकों को लिख लीजिए, फिर हम आंतरिक कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, आप पहले लिख लीजिए इसको। चलिए, आपने इसको उतार लिया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आंतरिक कारकों के बारे में चर्चा करते हैं। तो वे कौन से आंतरिक कारक हैं जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करते हैं? तो आंतरिक कारकों में सबसे पहला जो आता है, हम पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे, फिर आपको भी मैं लिखने का समय दूंगा। मूल प्ररोह अनुपात, दूसरा है पत्ती का क्षेत्रफल, तीसरा है पत्ती का अभिविन्यास, चौथा है पर्णरंध्रों की संरचना, पांचवा है पत्ती की आंतरिक रचना, तो ये कुछ प्रमुख आंतरिक कारक है जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करते हैं। कुछ गौण कारक भी हैं, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। चलिए, पहले मूल प्ररोह अनुपात। मूल और वायवीय भाग होता है ऊपर की ओर, जो शाखाएं और तने, इसको प्ररोह कहते हैं। तो मूल और प्ररोह अनुपात में अगर मूल ज़्यादा हो, मूल्य ज़्यादा विकसित हो, तंत्र ज़्यादा विकसित फैला हुआ हो, तो वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी। क्यों? क्योंकि मूल सिस्टम, रूट सिस्टम ज़्यादा डेवलप होगा तो जल अवशोषण भी अधिक होगा, जल अवशोषण अधिक होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी अधिक होगी। दूसरा कारक है पत्ती का क्षेत्रफल। सीधी सी बात है, पत्ती जितनी अधिक चौड़ी होगी उसमें पर्णरंध्रों की संख्या उतनी ही अधिक होगी, और पर्णरंध्र जितने अधिक होंगे वाष्पोत्सर्जन की दर भी उतनी ही अधिक होगी। चलिए, तीसरा कारक है पत्ती का अभिविन्यास। तो पत्ती का अभिविन्यास या ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है। कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जो सीधी खड़ी हुई अवस्था में होती हैं, ऊर्ध्व, और कुछ पत्तियां क्षैतिज अवस्था में होती हैं। तो सूर्य का प्रकाश जो है, आप देख सकते हैं, इन पर कम गिरता है जो ऊर्ध्व अवस्था में होती है, और जो क्षैतिज होती हैं उन पर सूर्य का प्रकाश या ऊष्मा अधिक पड़ती है और वो ऊष्मा अधिक ग्रहण करती है। तो क्योंकि इनका तापमान अधिक होगा, प्रकाश अधिक मिलता है, इस कारण से इनमें वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी, जबकि जो ऊर्ध्व सीधी खड़ी हुई पत्तियां हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन की दर जो है वो कम होती है। चलिए, अगला कारक है पर्णरंध्रों की संरचना। तो पर्णरंध्र, हमने पढ़ा है पर्णरंध्र कैसे होते हैं। एक शब्द आता है संकन स्टोमेटा, धसे हुए पर्णरंध्र। जो मरुद्भिद पादप हैं उनमें क्या होता है कि सहायक कोशिकाएं बाहर की ओर होती हैं और द्वार कोशिकाएं नीचे की ओर होती हैं।
यानी पर्णरंध्र बहुत ही धसे हुए होते हैं और इन पर्णरंध्रों के धसे हुए होने के कारण वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। तो जहाँ पर जल को बचाना होता है, जैसे मरुस्थलीय आवास में, वहाँ पर ये धसे हुए पर्णरंध्र पाए जाते हैं जो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देते हैं। चलिए, अगला कारक है पत्ती की आंतरिक रचना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पत्ती की आंतरिक रचना कैसी है, उसमें जो बाह्य त्वचा है वो किस तरह की है, उस पर कोई उपत्वचा का आवरण है या नहीं है, किसी पर मोम की परत पाई जाती है तो उसमें रंध्रों की स्थिति कैसी है, ये सभी जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं वाष्पोत्सर्जन की दर को। ये जो कुछ है वो मूल कारक हैं जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा पत्तियों में जल की मात्रा कितनी है वो भी वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करती है। जल की मात्रा अधिक होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर को उसी अनुपात में बढ़ाना होगा। तो अभी हमने पढ़ा कि वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक और आंतरिक कारक कौन कौन से हैं। अब हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं कि क्या महत्व है वाष्पोत्सर्जन का, पौधे के लिए क्या महत्व है। तो वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कई लाभ हैं तो कई हानियां भी हैं। तो पहले हम इसके महत्व को या इसके लाभों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला बिंदु मैं लेना चाहूँगा एसेंट ऑफ सेप, रसारोहण, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप समझिएगा। एसेंट ऑफ सेप, रसारोहण। देखिए, ये एक पेड़ है और ये जड़ें हैं। तो हम जानते हैं कि मूल द्वारा जो जल अवशोषित किया जाता है वही तनों द्वारा पौधे के ऊपरी भागों तक पहुंचता है। लेकिन जब पौधे की लंबाई ऊंचाई बहुत अधिक होती है तो वो कौन सा कारक है जो जड़ों द्वारा अवशोषित जल को ऊपर तक पहुंचाता है। एक सिद्धांत आया था, मूल दाब का सिद्धांत आया था, लेकिन उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि ऊंचाई तक जल को पहुंचा सके। एक्चुअली जड़ों द्वारा अवशोषित जल का पादप के ऊंचे भागों तक पहुंचना, उसी को हम रसारोहण कहते हैं। तो वास्तव में ये प्रक्रिया कैसी होती है इसको हम समझते हैं कि मान लो ये कोई एक पर्ण है और ये जड़ें हैं। तो जड़ों से जाइलम नाम का उत्तक तनों और शाखाओं से होते हुए पत्ती तक पहुंचता है और यहाँ होते हैं ये पर्णरंध्र। तो होता क्या है, जब सूर्य का प्रकाश इस पर गिरता है तो पर्णरंध्रों से जल वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो पर्ण की गुहा में जल की कमी हो जाती है। ये कमी कहाँ से पूरी होगी, तो निकटवर्ती जो जाइलम की वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, वहां से जल पर्णरंध्रों में पहुंचता है। तो अब इस भाग में जल की कमी हो गई, इसका परासरण दाब जो है वो गिर गया, डीपीडी जो है वो बढ़ गई। तो अब क्या होगा कि निकटवर्ती जाइलम से यहाँ जल को पहुंचाया जाएगा। फिर यहाँ जल की कमी हो जाती है, डीपीडी बढ़ जाती है, तो फिर निकटवर्ती भाग से जल को पहुंचाया जाता है। इस तरह से ये पूरा एक लगातार स्तंभ बन जाता है जो जल की लगातार आपूर्ति करता रहता है। और यही एक बल है जो वाष्पोत्सर्जन के कारण पैदा होता है, जिसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल या वाष्पोत्सर्जन कर्षणवाद। कि वाष्पोत्सर्जन ही वो प्रक्रिया या कारक है जिसके कारण जड़ों द्वारा अवशोषित जल ऊपरी भागों तक पहुंच पाता है। तो इसको आप टीवी में एक एडवर्टाइज आती है, आपने देखा होगा कि एक बच्चा गर्मी से बेहाल है और सूर्य से एक स्ट्रॉ आती है और उसके माथे से पानी खींच लेता है। बस कुछ ऐसा ही है कि पत्तियों की अनावृत सतह पर जब सूर्य का प्रकाश गिरता है वाष्पोत्सर्जन होगा, वाष्प जब उत्सर्जित हो जाएगी तो एक खिंचाव बल उत्पन्न होगा जो पत्तियों के जाइलम से लेकर तने के जाइलम से लेकर जड़ों के जाइलम तक पहुँचता है और जल लगातार ऊपरी भागों तक पहुंचता रहता है। तो ये जो सिद्धांत है उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल या वाष्पोत्सर्जन कर्षणवाद।
जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। चलिए आगे हम दूसरा कारक देखेंगे अगले वीडियो में, जो वाष्पोत्सर्जन के महत्व को बताता है।